हाय एवरीवन, वेलकम टू डीटीएच डिकोडिंग द हिंदू। इस लेक्चर सीरीज में हम द हिंदू को डीपली डिकोड करते हैं। द हिंदू के छोटे बड़े सभी आर्टिकल्स को डीपली कवर करते हैं। तो अगर आप द हिंदू को बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करना चाहते हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसके सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इस लेक्चर सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने का मौका भी मिलता है। सारा स्टैटिक पोर्शन आपका रिवाइज हो जाता है साथ में ही, तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स नहीं करने होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना स्किप किए बिना, सो दैट आपको पता लगे कि मैं कैसा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ वो, और वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आज 14 फरवरी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम हमेशा की तरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होता क्या है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं उसको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की फॉर्म में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है, जितने जहाँ से भी क्वेश्चन मिले ज़रूर अटैम्प्ट किया कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और फाइनली एग्जामिनेशन में आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द Delimitation Commission, consider the following statements. First statement है, the orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. Second है, when the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modification in the orders. Which of the statements given above is are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, या फिर D, neither one nor two. क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आज हम एक आर्टिकल कवर करेंगे जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखना है, और वरना हम इस वीडियो के लास्ट में भी इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। अब एक क्योट देख लेते हैं। क्योट क्या है हमारे पास, लर्न टू रिलैक्स, योर बॉडी इज प्रीशियस एज इट हाउसेज योर माइंड एंड स्पिरिट, इनर पीस बिगिंस विद अ रिलैक्स्ड बॉडी। किसकी क्योट है ये, नॉर्मन विंसेंट पीएल की। नोट डाउन आपको करके रख लेनी है, ऐसे में एथिक्स में हेल्पफुल हो सकती है। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले बोलूँगी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये लेक्चर सीरीज होने वाली है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अपनी नोट दे दी है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली गई थी, उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि चैलेंज था कि जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, सो दैट ये जो न्यू यूनियन टेरिटरी है इसको री एडजस्ट ना किया जाए, मतलब जैसी है वैसी ही रहे, इसको रीएडजस्ट ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया है, और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है या फिर डीलिमिटेशन पैनल है ये कॉन्स्टिट्यूट होगा और ये अपना काम करेगा। तो इस आर्टिकल में दो तीन चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, उससे क्या क्या चेंजेस आ गए। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर पहले था और अब वाला जो जम्मू एंड कश्मीर है, तो इस एक्ट की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और इस आर्टिकल में बात क्या आई है हमें पता है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। तो ये किया गया आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जो कि हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट कर सकती है। अब आर्टिकल 2 एंड 3 कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 2 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नई स्टेट्स के एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट की पावर देता है, जो ऑलरेडी हमारे इंडिया की पार्ट नहीं है। मतलब जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है, ऐसी नई स्टेट्स अगर हमारे यूनियन में मिलना चाहती हैं तो वो किया जाएगा आर्टिकल 2 के अंडर। और अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है हमारी, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी है, उसको चेंज करना है, या फिर दो स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर हम हटा के एक नई स्टेट फॉर्म करते हैं तो वो होगा आर्टिकल 3 के अंडर। तो आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे पहले हम डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीलिमिटेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको डीलिमिटेशन का मतलब ही पता होना चाहिए। डीलिमिटेशन का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में जैसे पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज होती है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है, सो दैट इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म की जा सके जिसमें सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब
क्या किया जाता है कि कोई भी जैसे सपोज़ ये स्टेट है, तो इसको ऐसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाएगा जिससे कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले वोटिंग के टाइम पे। उसको डीलिमिटेशन कहा जाता है। डीलिमिटेशन कमीशन किसी भी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस के बिना काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है कमीशन को कि कमीशन के जो ऑर्डर होंगे वो फाइनल होंगे और किसी भी कोर्ट में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स जब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाएंगे, तो वो लोग केवल उन ऑर्डर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन का ऑर्डर वो नहीं दे सकते हैं। क्या ज़रूरत है हमें डिलिमिटेशन करने की? मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन के इक्वल सेगमेंट्स को हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए डिलिमिटेशन की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। और कोई भी जोग्राफिकल एरिया है उसका फेयर डिवीज़न भी डिलिमिटेशन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो अगर हम डीलिमिटेशन नहीं करेंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा दूसरी पार्टीज़ के कंपैरिजन में। तो उस एडवांटेज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना ले पाए, इसीलिए ज्योग्राफिकल एरियाज का फेयर डिवीजन डीलिमिटेशन के द्वारा किया जाता है। और यहाँ वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। कंपोजिशन की बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। कौन कौन होंगे इसमें? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ये सभी मेंबर्स हैं डीलिमिटेशन कमीशन के। प्रोसेस क्या होती है डीलिमिटेशन की? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 क्या कहता है कि पार्लियामेंट हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करेगी। मतलब एक डीलिमिटेशन एक्ट आएगा हर सेंसस के बाद। और आर्टिकल 170 क्या कहता है कि स्टेट्स को भी डीलिमिटेशन एक्ट के अंडर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा हर सेंसस के बाद। और एक बार ये एक्ट जो है फोर्स में आ जाता है, फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करेगी। पहली बार डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को प्रेसिडेंट के द्वारा 1950-51 में कैरी आउट किया गया था इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। और फिर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में बनाया गया था। डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार बनाए जा चुके हैं, 1952, 63, 73 और 2002 में। और इनके लिए एक्ट आए थे 1952, 62, 72 और 2002 में। लेकिन 1981 और 1991 वाले सेंसस के बाद कोई डीलिमिटेशन नहीं किया गया। क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं डीलिमिटेशन के साथ? क्या होता है कि ऐसी स्टेट्स हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में काफ़ी कम इंटरेस्ट लेती हैं। तो ऐसा हो गया था कि उनके पास पार्लियामेंट में ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ज़्यादा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस स्टेट में बनेंगी। और फिर हैंस रिजल्टेंट क्या होगा कि पार्लियामेंट में उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सीट आ जाएंगे और जो सदर्न स्टेट्स हैं जो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती हैं, उनकी सीट्स कम हो जाएंगी पार्लियामेंट में। तो 2002 से 2008 के बीच जो डीलिमिटेशन था वो 2001 वाले सेंसस के बेसिस पे किया गया था। लेकिन जो असेंबली में सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स थी पार्लियामेंट और असेंबली में, उनको 1971 वाले सेंसस के बेसिस पे ही डिसाइड रखा गया, उनको चेंज नहीं किया गया। मतलब डीलिमिटेशन तो 2001 वाले सेंसस के बेसिस पे कर दिया गया, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स थी उनको 1971 वाले सेंसस के बेसिस पे ही रखा गया। 87th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में। उसने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन जो होगा वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे होगा। लेकिन इसमें लोकसभा में जितनी स्टेट कोई भी स्टेट को जितनी नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है उनको अल्टर नहीं किया जाएगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट्स हैं उनको मैक्सिमम 550 और 250 की कैप दे दी गई। और जो अगर बढ़ती हुई पॉपुलेशन होंगी उनको भी एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये बोल दिया गया। आई होप आपको समझ आया होगा डीलिमिटेशन के बारे में और डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो क्या था उसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 के अंडर पावर्स को यूज करते हुए इस प्रोविजन को ही फंडामेंटली चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया। और इसमें चेंज करने के बाद हुआ क्या कि जो भी सेंट्रल लॉज थे या फिर हमारे जो भी यूनियन लॉज थे वो सभी कश्मीर में भी एक्सटेंड हो गए। और ये जो आर्टिकल 370 था ये केवल स्टैट्यूट बुक्स में बच गया। जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसके पास एक लेजिस्लेटर होगा, लेकिन जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई है इसके पास कोई लेजिस्लेटर नहीं होगा। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा पूरे के पूरे सॉरी
जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो ऑर्डर दिया, जो नोटिफिकेशन दिया, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस, उनके सारे अमेंडमेंट्स, एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन सभी जम्मू एंड कश्मीर एरिया पे अप्लाई होने लग गए। इसमें ये पावर दी गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है वो ज़्यादा पावर्स होंगी और ये चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी की ये ड्यूटी है कि वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और जो भी लेजिस्लेशन का प्रपोजल होगा उसको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डिस्कस या फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। सभी सेंट्रल लॉज और जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लॉज थे वो नई यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होंगे। एसेट और लाइबिलिटीज जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की थी उनको सेंट्रल कमेटी एक बनाई जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे दोनों में बांट दिया जाएगा, ये बोला गया। जो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं वो 1 साल तक अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एलोकेशंस को इनकी डिटरमाइन किया जाएगा। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहेगा और इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला एक्सप्रेशन था इसको चेंज कर दिया गया। मतलब इसका मतलब एक तरह से बता दिया गया कि इसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी यूनियन टेरिटरी की वो क्या क्या होंगी जम्मू एंड कश्मीर की। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी पे या यूनियन टेरिटरी के कुछ पार्ट पे जैसे जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस उन सभी पे लॉज बना सकती हैं। और पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो सेंटर के डोमेन में रहेगा, सेंटर के हाथ में रहेगा विस एलजी। इनकंसिस्टेंस अगर हो गई, मतलब कोई ऐसा मैटर है जिसमें पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी, तो पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाला लॉ होगा वो वॉइड हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर का रोल क्या होगा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सभी डिसीजंस को कम्युनिकेट करेंगे। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेती है या फिर कोई भी नया प्रपोजल आता है लेजिस्लेशन के लिए या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अफेयर है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। रोल एंड पावर की बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर के, तो इस बिल में स्पेसिफाई किया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है दोनों में ही एक कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और जो लद्दाख के टाइम पे जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल प्ले करेंगे तो वो सबसे पहले तो आर्टिकल 239 के अंडर उनको अपॉइंट किया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब लद्दाख के लिए काम करेंगे, मतलब लद्दाख के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल अदा करेंगे, उस टाइम उनको सेंटर के द्वारा जो एडवाइजर्स असिस्ट करेंगे, क्योंकि इस यूनियन टेरिटरी के पास कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी तो उस टाइम पे सेंटर एडवाइजर्स देगी जो इनको असिस्ट करेंगे। जब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह ये अपना काम करेंगे तो उस टाइम अगर कोई ऐसा इशू आता है इनके सामने जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू से बाहर है तो वो अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से उस पर डिसीजन ले सकते हैं। जहां इनको कोई जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है या फिर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का मैटर है या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई मैटर है, उस टाइम ये अपना डिस्क्रिशन रख सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और बाकी अदर जो मिनिस्टर्स हैं वो सीएम के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट किए जाएंगे एलजी के द्वारा। एलजी जो है वो सीएम और बाकी मिनिस्टर्स की ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे और सीक्रेसी को भी एडमिनिस्टर करेंगे। एलजी के पास ये पावर होगी कि वो ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट कर सकते हैं जिनका सेम इफेक्ट रहेगा, सेम फोर्स रहेगा जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का रहता है। इम्पैक्ट क्या था इस बिल का या फिर इस एक्ट का, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल था इसने ये प्रूफ कर दिया कि जो 1954 वाला ऑर्डर था उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। क्या था ये 1954 वाला ऑर्डर? 1954 वाले ऑर्डर में ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई बिल नहीं लाया जाएगा जिससे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया या तो इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, ना ही इसका नेम और बाउंड्री चेंज किया जाए स्टेट लेजिस्लेटर की कंसेंट के बिना। मतलब ये ऑर्डर एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी चेंजेस करने पे, तो वो अब वॉइड हो गया। ये स्टेट लेजिस्लेटर की पावर थी कि प्रायर कंसेंट स्टेट लेजिस्लेटर देगी तभी इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ये अब खत्म कर दी गई और सेंटर के पास एक फ्री हैंड प्रोवाइड करवा दिया गया और अब सेंटर अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस इसमें कर सकता है। 1954 के ऑर्डर के रिमूवल के साथ जो स्टेट लेजिस्लेटर है इसकी पावर भी खत्म हो गई और जो पार्लियामेंट्री लॉज जैसे रिजर्वेशन वो सभी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे जैसे कंट्री के बाकी पार्ट्स पे होते हैं।
और गवर्नमेंट ने इसे एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा, क्योंकि इसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं और अदर सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनके बीच में जो एक गैप था उसको क्लोज कर दिया गया है। 1954 के ऑर्डर के रिमूवल की वजह से जो एक क्लोज में निगेशन था कि आर्टिकल 352 का, उसको भी निगेट कर दिया गया है। ये ऑर्डर क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी केवल और केवल इंटरनल डिस्टरबेंस या इमिग्रेंट डेंजर के बेसिस पे ही डिक्लेयर की जा सकती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की कनकरेंस से। तो ये जो एक क्लोज था वो भी अब निगेट हो चुका है, ये भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब रेशनल क्या था ऐसा करने के पीछे? आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज नहीं हो पा रहा था, बल्कि ये एक बेसिस नहीं बन पा रहा था मर्जर का। ये इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज करने से प्रिवेंट कर रहा था। आर्टिकल 370 को डिस्क्रिमिनेटरी तौर पे देखा जाता था, जेंडर के बेसिस पे, क्लास, कास्ट और प्लेस ऑफ ओरिजिन। और 370 आर्टिकल के रिपील के बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी दरवाजे खुल गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट का पोटेंशियल बढ़ेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी तो ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा और वहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगी। लैंड्स को बाय करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया गया है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की लोकल इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ऑल्दो पुराना हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर एवर इम्पॉर्टेंट रहती हैं, तो ये उनमें से एक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? एक ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल लाया गया है 2022 वाला, जिसका एम क्या है कि जियो हेरिटेज साइट्स का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस की जा सके। क्या कहा गया है इस बिल में कि इस बिल का एम है कि जियोलॉजिकल हेरिटेज जो है इंडिया की, जिसमें फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और नेचुरल स्ट्रक्चर हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये काफ़ी सारे रिसर्चर्स की नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी था। और इस बिल में पूरी की पूरी पावर जो है कंजर्वेशन की, वो दे दी गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों में। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आने वाली एक 170 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और बिल के प्रोविजंस ये पावर देते हैं कि किसी भी साइट को जियो हेरिटेज वैल्यू के बेसिस पे या फिर रेलिक्स के पोजेशन के लिए, जो कि प्राइवेट हैंड्स में है अभी, वहाँ कंस्ट्रक्शन रोका जा सकता है 100 मीटर्स के अराउंड उस साइट के आसपास, और पिनलाइज भी किया जा सकता है 5 लाख तक या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ। तो ऐसी जो पोटेंशियल साइट्स हैं उनको जियो हेरिटेज वैल्यू या फिर जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके वहाँ एक तरह से कंजर्वेशन की बात की जा रही है। और क्या क्या कहा जा रहा है इस साइट्स में, जहाँ जियो रेलिका है, फिनोमिना होते हैं या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स हैं जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट लाई करता है, ऐसी साइट्स को हम जियो हेरिटेज साइट्स बनाएंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 32 जियो हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की हैं, या फिर जिन्हें नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स कहा जाएगा, प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। इस बिल में ये भी कहा गया है कि कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी रिपेयर और रिनोवेशन नहीं की जाएगी इस एरिया में, ना ही किसी नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। और हम जैसे इंडिया जो है यूनेस्को के कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज का सिग्नेटरी है, तो इंडिया को ऐसा ही कोई सेम लॉ जियो हेरिटेज पे भी लाना होगा। इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, दूसरा फिर यूनेस्को की कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ अटैच है, और इसका काम क्या है? जियोलॉजिकल सर्वेस और स्टडीज़ को कंडक्ट करना। ये इंडिया की अर्थ साइंस सर्वे और रिसर्च करने में वर्ल्ड की वन ऑफ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस है। 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हमारी कंट्री का ये सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट ओल्डेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सर्वे ऑफ इंडिया। सेकंड कौन सा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला प्राइम प्रोवाइडर है, जो कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और जनरल पब्लिक को बेसिक अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। मेन फंक्शन क्या है इसका? नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को क्रिएट और अपडेट करना और मिनरल रिसोर्सेज की असेसमेंट करना। अब एक बार यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं।
यूनेस्को क्या है? यूनेस्को को 1945 में फॉर्म किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस में है। ये काम करती है सो दैट पीस और सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके। कैसे अचीव करेंगे? एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल रिफॉर्म्स लाके, थ्रू इंटरनेट कोलैबोरेशन, और पूरे वर्ल्ड में हमें जस्टिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ानी है, रूल ऑफ लॉ को हमें लाना है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी है, फंडामेंटल फ्रीडम प्रोवाइड करवाना है, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कहा गया है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। यूनेस्को का रोल देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या है। यूनेस्को जो है ऐसे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज साइट्स के प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन को एनकरेज करता है जिनकी ह्यूमैनिटी में एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू कंसीडर की जाती है। और ये सभी बातें जो प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज का कन्वेंशन है उसमें कही गई हैं, जिसको यूनेस्को ने 1972 में अडॉप्ट किया था। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है इस 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का? ये नेचर के कन्वेंशन को, नेचर के कंजर्वेशन को कल्चरल प्रॉपर्टीज के प्रिजर्वेशन के साथ लिंक करता है और एक ही डॉक्यूमेंट में इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ रखा गया है। कन्वेंशन में इस टाइप से वे निकाला गया है कि पीपल नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हमें दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। मिशन क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिशन ये कहता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को सभी कंट्रीज साइन करें, उनको एनकरेज करना और अपने नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इंश्योर करवाना। दूसरा काम क्या है इसका? ये स्टेट पार्टीज़ को जो इस कन्वेंशन को साइन कर चुकी है उनको एनकरेज करता है कि वो अपनी नेशनल टेरिटरी में साइट्स को नॉमिनेट करे कि सो दैट उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जा सके। और इस स्टेट पार्टीज़ को एनकरेज करता है कि मैनेजमेंट प्लान्स बनाएं, रिपोर्टिंग सिस्टम सेटअप करे सो दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कंजर्वेशन किया जा सके। स्टेट पार्टीज़ की हेल्प भी करता है ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को सेफ गार्ड करने में, और उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी, इमरजेंसी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है इमीडिएट डेंजर अगर किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दिखाई देता है तो। और ये स्टेट पार्टीज़ को पब्लिक अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी सपोर्ट करता है वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। लोकल पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज करता है सो दैट इन कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन किया जा सके। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी ये एनकरेज करता है इनके कंजर्वेशन के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास इतना आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल में बात आई है NCST की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो NCST ने एक केस लिया है माइनर का, जहाँ उस माइनर को गुरुग्राम में एक कपल के द्वारा टॉर्चर किया गया है। तो न्यूज़ आपके लिए ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको NCST के बारे में पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बॉडी है ये। NCST क्या है? NCST को 19 फरवरी 2004 में सेटअप किया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, और इसको अमेंड करके एक नया आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, आर्टिकल 338A, थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसलिए NCST एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था इसको? आर्टिकल 338A में NCST को ये पावर दे दी गई कि वो एसटीज के सेफगार्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी लॉ में या फिर गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर में जो भी सेफगार्ड्स एसटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके भले के लिए बनाए गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना NCST का काम होगा। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और एक कॉन्फिडेंशियल मैनर में इनको अपॉइंट किया जाएगा, और इनमें से एटलीस्ट वन मेंबर विमेन होनी चाहिए। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स जो हैं वो 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, और 2 बार तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब एक बार तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन 2 टर्म्स को सर्व करने के बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो चेयरपर्सन होंगे वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के होंगे, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक के होंगे, और जो अदर मेंबर्स हैं वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी की रैंक के होंगे। ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात करें तो NCST का काम क्या है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में या फिर किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा एसटीज के लिए सेफगार्ड्स बनाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना। कोई भी कंप्लेंट आती है जहां एसटीज के राइट का डिप्रिवेशन होता है तो उन कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करना, और जो भी प्लानिंग प्रोसेस चल रही है
एसटीज़ के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसमें पार्टिसिपेट ये करेंगे और उस पे अपनी एडवाइस भी ये देंगे। और ये जो भी मेजर्स लिए जाते हैं एसटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने का काम भी एनसीएसटी करेगा। प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, एनुअली भी देते हैं और टाइम टू टाइम भी देते हैं। जब भी किसी सेफगार्ड की बात आती है, अपने फंक्शंस को ये इस टाइप से डिस्चार्ज करते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट किया जा सके, उनका एडवांसमेंट किया जा सके। इश्यूज़ क्या-क्या आ जाते हैं एनसीएसटी के साथ? सबसे पहले पेंडिंग रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये जो बॉडी है ये केवल 4 टाइम्स मिली है, मतलब 4 टाइम्स इसकी मीटिंग हेल्ड हुई है। और जो पेंडेंसी है, रेट ऑफ पेंडेंसी है, वो 50% है। मतलब 50% केसेस रिज़ॉल्व होते हैं और 50% पेंडेंट पड़े रहते हैं। मैन पावर और बजटरी शॉर्टेज इसमें देखा जाता है। जो कमिटी है उसमें नियर पैरालिसिस की कंडीशन में ये आ चुकी है, क्योंकि यहाँ मैन पावर की भी शॉर्टेज है और बजट की भी। जो रिक्रूटमेंट है कमीशन पे उसको रोक दिया गया है, क्योंकि एप्लीकेंट्स जो है वो एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि बार ही इतना हाई सेट किया गया है इसके लिए। कोई भी एप्लीकेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है और इसलिए रूल्स को भी थोड़ा सा ट्विक किया गया है सो दैट ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएँ। पैनल की क्या रिकमेंडेशंस हैं? जो वैकेंसीज़ हैं उनको इमीडिएटली फिल्ड करना चाहिए, क्योंकि डिले करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। बजटरी एलोकेशन है कमीशन के लिए, उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है सो दैट फंक्शनिंग जो। हाँ जी। हाँ, तो ये जो बजटरी एलोकेशन है कमीशन के लिए, इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है सो दैट जो कमीशन है इसकी फंक्शनिंग फंड की लैक की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से सफ़र ना करे। आई होप आपको समझ आया होगा एनसीएसटी के बारे में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है जजिस के ट्रांसफ़र से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काफ़ी काम करने की इस मैटर में हमें ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसफ़र के जो मैटर्स हैं वो काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं और ये चिंता का एक विषय हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा वंडर किया है कि कुछ कॉलेजियम रेकमेंडेशंस को ओवरनाइट क्लियर किया जा चुका है, जबकि कुछ को क्लियर करने के लिए सालों लग गए। तो एक अल्टीमेटम होना चाहिए, गवर्नमेंट को 10 डेज़ का अल्टीमेटम दिया है सो दैट जो हाई कोर्ट्स की पेंडिंग ट्रांसफ़र केसेस हैं उनको क्लियर किया जाए। और ये जो डिले है ट्रांसफ़र करने में, इसकी वजह से ना ही जस्टिस में एडमिनिस्ट्रेशन का अफेक्ट होता है, बल्कि एक ऐसा इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है जिससे कि थर्ड पार्टी सोर्सेज इंटरफेयर करने लग जाती है। मतलब केवल जस्टिस ही डिले नहीं होता, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को ही अफेक्ट नहीं करता ये चीज़, बल्कि थर्ड पार्टी सोर्सेज भी इंटरफेयर इस मैटर में करने लग जाती है। तो ये जो जजिस को ट्रांसफ़र करने का मैटर है, देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले तो कैसे जजिस को अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट में, उसको समझते हैं। फिर ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है उसको समझेंगे। हाई कोर्ट में जजिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद। और जो बाकी हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनको जब अपॉइंट करने की बात आएगी तो उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट किया जाएगा। जो अगर कोई हाई कोर्ट कॉमन है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, तो उस केस में दोनों स्टेट्स के गवर्नर्स को या फिर दोनों या फिर जितनी भी स्टेट्स कंसर्न्ड है उनके गवर्नर्स को कंसल्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के जजेस के लिए? वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में या तो 10 साल के लिए जज के तौर पे काम कर चुके हों, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे 10 साल के लिए काम कर चुके हों। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविज़न दिया है कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये एक कंडीशन रखी गई है ना कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर कोई जज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं ना तो उनको आपको याद रखना है। जजेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है हाई कोर्ट वालों को? तो जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको उसी मैनर में और उसी ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अपने ऑफिस से रिमूव प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के द्वारा किया जाएगा, और ऐसा करने के लिए रेकमेंडेशन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाएगा। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं रिमूवल के लिए? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब
जो हाई कोर्ट जज हैं उनको ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसीजर होता है, ये यही आर्टिकल है हमारे पास, यही हमें पढ़ना है मेन। आर्टिकल 222 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो जज के ट्रांसफ़र के लिए प्रोविजंस देता है कि एक जज को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, अगर हमें एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे किया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 222। और जो इनिशिएशन है इस प्रपोजल का कि किसी जज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो लाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो ओपिनियन होगा सीजेआई का वो डिटर्मिनेटिव होगा, मतलब फाइनल होगा। सीजेआई ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहाँ से जज को लाया जा रहा है या जहाँ के जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जहाँ उनको भेजा जा रहा है, उन दोनों के व्यूज़ को ध्यान में रखेंगे, उन दोनों के साथ कंसल्ट करेंगे। और जो व्यूज़ सुप्रीम कोर्ट जजेस के, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजेस जो सीजेआई के मतलब ऐसी पोजीशन में है जिससे सीजेआई को कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनसे सीजेआई को कंसल्ट करना चाहिए, उनके व्यूज़ भी सीजेआई सुनेंगे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का व्यू, एक या एक से ज़्यादा जजेस का व्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे। और जो व्यू होगा किसी जज के ट्रांसफ़र पे या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र पे, उसको राइटिंग में एक्सप्रेस किया जाएगा और सीजेआई उसको कंसीडर करेंगे अलोंग विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बार ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास रेफर किया जाएगा तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जो होंगे वो अपनी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और फिर जो जज हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे उसके बाद नोटिफिकेशन गैजेट किया जाएगा और जज जो है वो ट्रांसफ़र्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी हैं इस पे। कुछ जजेस को सीजेआई की जब अपॉइंटमेंट की बात थी 1970s में तो सुपरसीड किया गया था और ये माना जा रहा था कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में है, इसलिए कुछ केसेस आए थे जो इम्पोर्टेंट थे। 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया था जिसमें ये कह दिया था कि जो सीजेआई के साथ कंसल्टेशन करने वाली बात है अपॉइंटमेंट्स के मैटर में वो फुल और इफेक्टिव है, लेकिन इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि सीजेआई का जो ओपिनियन होगा वही प्राइमेसी होगी। यहाँ एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मिल गई और अगले 12 सालों तक एग्जीक्यूटिव ने एक हाई होल्ड जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स में रखा था। फिर सेकंड जजेस केस 1993 में आया, इसमें कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन ही मैटर नहीं करता है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन जो कि वो अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके लेंगे वो मैटर करता है। और यहाँ कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उनसे पूछ लिया, आपको आपसी सहमति से जो जजमेंट है या फिर जो डिसीजन है वो लेना होगा। फिर थर्ड जजेस केस आया 1998 में, उसमें कॉलेजियम को एक 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया जिसमें सीजेआई होंगे और उनके साथ उनके 4 सीनियर मोस्ट कुलीग्स होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो किसको अपॉइंट किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं एस अब्दुल नज़ीर, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है बाय मोदी गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया जा रहा है। तो आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? गवर्नर के बारे में पढ़ना, इनके बारे में देखेंगे गवर्नर की क्या पोजीशन होती है, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो जो गवर्नर है वो स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ये भी एक नॉमिनल हेड होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और गवर्नर के ऑफिस का एक ड्यूअल रोल देखा जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आर्टिकल्स 153 से 167 के बीच में स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वैसे ही स्टेट में वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं होता है। यूजुअली हर स्टेट के लिए गवर्नर होंगे, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आया था उसने ये फैसिलिटेट कर दिया था कि एक ही पर्सन को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में। अपॉइंटमेंट कैसे होगा इनका? गवर्नर को ना ही पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ना ही किसी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इनडायरेक्टली, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में किया जाता है।
गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये कह दिया था कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमने गवर्नर के लिए कैनेडियन मॉडल को चूज किया था, और जहाँ सेंटर जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, और इस बात को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने माना भी था। ओथ की बात करें तो गवर्नर जो है वो एक ओथ को सब्सक्राइब करेंगे, जिसको एडमिनिस्टर करेंगे उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर वो अब्सेंट है तो उनके अब्सेंस में उस कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि किसी पर्सन को गवर्नर किस केस में बनाया जा सकता है। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए, दूसरी ये है कि वो 35 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर चुके हो। लेकिन 2 कन्वेंशन अभी कुछ टाइम में डेवलप हुई हैं, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल 2 दी गई हैं, अब 2 कन्वेंशन टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं कि जो गवर्नर होंगे वो एक आउटसाइडर होने चाहिए, मतलब जिस स्टेट में उनको अपॉइंट करना है वो उसके बाहर के होने चाहिए, सो दैट वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री रहे। दूसरा क्या है, गवर्नर को अपॉइंट करते समय जो प्रेसिडेंट है वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर किया जा सके। कंडीशंस क्या क्या हैं गवर्नर के लिए कि गवर्नर जो भी पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो मेंबर हैं भी और उस पर्सन को गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें जिस डेट को वो अपना गवर्नर का ऑफिस एज्यूम करेंगे उसी डेट पे या फिर उससे पहले अपनी सीट को हाउस में वैकेट करना होगा। वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करते हों, वो ऑफिशियल रेजिडेंस जो होगा उसको विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट पे यूज़ करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, और जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करके वो सभी इमोल्यूमेंट्स, अलोवेंसेस और प्रिविलेज भी उनको मिलेगा। और सेम पर्सन को अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जाता है एज द गवर्नर, तो जो इमोल्यूमेंट्स और अलोवेंसेस उन्हें मिलेंगे वो स्टेट्स के द्वारा शेयर किए जाएंगे, और किस प्रोपोर्शन में शेयर किए जाएंगे वो डिटरमाइन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। जो इमोल्यूमेंट्स और अलोवेंसेज होंगे उनको उनकी ऑफिस के टर्म में कम नहीं किया जा सकता है, और उनकी ऑफिस के टर्म में उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलाई जाएंगी, चाहे उनके पर्सनल एक्ट्स की वजह से ही क्यों ना हो। ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही इम्प्रिजन किया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं अगर वो ऑफिस में भी हैं तो उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए, लेकिन उसके लिए भी 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस उनको देना होगा। टेन्योर की बात करें तो गवर्नर जो है वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उससे 5 साल तक के लिए। और ये जो 5 साल की टर्म है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया है जिससे गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में ये कहा था कि गवर्नर्स को चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी आर्बिट्ररी और कैप्रिशियस मैनर में। अगर पावर का चेंज होता है तो मतलब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नर्स को वो नई आने वाली गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन ने, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नर को अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको कंपेलिंग रीजंस देने होंगे, और 2 बेसिस रहेंगे, प्रूवन मिसकंडक्ट या फिर इरेगुलरिटीज। और वो जो गवर्नर है वो किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देकर। प्रेसिडेंट गवर्नर के ट्रांसफर को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको किसी और स्टेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और गवर्नर जिनकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है, मतलब 5 साल जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको सेम स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी ये एलिजिबल हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होती है गवर्नर के पास, जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो गवर्नर के नाम पे ही किए जाएंगे, और गवर्नर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए रूल्स बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और बाकी अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे जो कि उनके प्लेजर्स के दौरान ही ऑफिस को होल्ड करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को केवल उसी बेसिस पे या फिर उसी मैनर में रिमूव किया जा सकता है जैसे कि किसी हाई कोर्ट के जज को। यही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, गवर्नर के द्वारा नहीं। केवल अपॉइंट ये करेंगे, रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को
इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में है तो उस टाइम गवर्नर के पास एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं और वो प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के तौर पे भी एक्ट करेंगे और वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, लॉ मेकिंग पावर्स की, तो कौन कौन सी पावर्स होती है गवर्नर के पास? वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन और प्रोरोग कर सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करेंगे फर्स्ट सेशन, जो कि एक जनरल इलेक्शन के बाद होता है, और हर साल के फर्स्ट सेशन में ये किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं अगर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ऑफिसेज वैकेंट है उस टाइम पे। और ये ही सेम पावर इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे भी आ जाती है। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और ऐसे पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली में ये 1 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविज़न हटा दिया गया है, अब पहले किया जा सकता था, और क्योंकि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है इसलिए इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। जो मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर का जिनका डिस्क्वालिफिकेशन होना है उसको डिसाइड करने की पावर भी गवर्नर के पास है विद कंसल्टेशन टू इलेक्शन कमीशन। जब कोई बिल गवर्नर के पास भेजा जाता है कंसेंट के लिए तो वो उस बिल को अपना एसेंट दे सकते हैं, बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर बिल को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर दोबारा से बिल पास होके आ जाता है विद या विदाउट अमेंडमेंट्स तो गवर्नर को ये मैंडेटरी हो जाता है कि उन्हें बिल को एसेंट देना ही होगा या फिर वो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। और अगर किन किन मैटर्स में ये बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना ऑब्लिगेटरी है, कुछ कंडीशंस हैं कि जहां स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन खतरे में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के वो खिलाफ हो, डीपीएसपी के खिलाफ हो, कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, कोई नेशनल इम्पोर्टेंस उससे जुड़ी हुई हो या फिर प्रॉपर्टी के कंपल्सरी एक्विजिशन की बात करता हो। और ये जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंसेस को भी प्रमलगेट कर सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेटर सेशन में नहीं होगा और उन ऑर्डिनेंसेस को किसी भी टाइम विड्रॉ भी किया जा सकता है। मोस्ट लेजिस्लेटिव पावर होती है ये गवर्नर की। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी, इन सभी की रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटर के सामने भी रखते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल पावर्स की, तो गवर्नर क्या करते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, स्टेट बजट होता है, उसको स्टेट लेजिस्लेटर के सामने रखेंगे। मनी बिल्स को स्टेट लेजिस्लेटर में केवल और केवल गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उनकी रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड ग्रांट के लिए नहीं की जाएगी। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से एडवांसेस लेने के लिए भी वो अलाउ करेंगे सो दैट कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है उसको फंड किया जा सके। और गवर्नर ही हर 5 साल के टाइम पीरियड में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सो दैट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके। जुडिशियल पावर की ओर बात कर लेते हैं तो गवर्नर जो है वो पार्डन्स ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशंस। और एक मिनट, ये रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की सेंटेंस को, इनके पास ये पावर होती है। और गवर्नर के पास पार्डन की पावर तो होती है लेकिन वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकती। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की जो पावर है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। और जब स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की बात आती है तो प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्ट करते हैं। मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट के टाइम पे, पोस्टिंग और प्रमोशन के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज की जो स्टेट हाई कोर्ट हैं उनको गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करना होता है। और जुडिशियल सर्विसेज में भी जब किसी पर्सन को अपॉइंट करना होता है उस टाइम भी गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है। गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती, मिलिट्री पावर नहीं होती, इमरजेंसी पावर नहीं होती जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये डिफरेंसेस भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरा आज तो पॉलिटी का आपका इतना सारा पोर्शन कवर हो रहा है। आज के लेक्चर में आपकी 25% पॉलिटी आज कवर हो जाएगी, आप देख लेना। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट में प्ली गई है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो वैकेंट है, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं किए गए हैं पार्लियामेंट में और 5
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे। तो वो कब करवाए जाएंगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से आंसर मांगा है। तो हम डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। डिप्टी स्पीकर क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्या इनकी टर्म्स होती हैं। तो डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होता है, और स्पीकर के इलेक्शन के बाद ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किया जाता है, और लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। जो इलेक्शन की डेट होती है डिप्टी स्पीकर की, वो स्पीकर फिक्स करते हैं, और स्पीकर के डेट की इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1921 में ओरिजिनेट हुए थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, या मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। उस टाइम पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, और यही नोमेनक्लेचर हमारा 1947 तक चलता आया। टाइम फ्रेम एंड रूल्स ऑफ इलेक्शन की बात करें तो जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनमें स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है फर्स्ट सेशन में, या फिर जो कि ओथ टेकिंग के बाद थर्ड डे होता है, उस दिन ये स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। और जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है वो सेकंड सेशन में किया जाता है। मतलब इसका फर्स्ट सेशन में करने पे कोई बार नहीं है, लेकिन यूजुअली जो देखा गया है कि सेकंड सेशन जो होगा असेंबली का या फिर लोकसभा का, उसमें डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। और जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन है उसको सेकंड सेशन से ज़्यादा डिले नहीं किया जाता है, कोई अगर जेन्युइन या फिर अनअवॉइडेबल कांस्टेंट ना हो तो। लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर है उनके इलेक्शन के लिए जो रूल्स और प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा है वो रूल 8 में प्रोवाइड करवाए गए हैं, कैसे करवाया जाएगा। और एक बार डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाए तो वो हाउस के डिसोल्यूशन तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल की बात करें तो स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो भी लोकसभा की लाइफ तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, मतलब कि 5 सालों तक। डिप्टी स्पीकर पहले भी अपनी सीट को वैकेंट कर सकते हैं कुछ केसेस में। कौन कौन से केसेस हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं तो, या फिर वो रिजाइन कर देते हैं स्पीकर को लिखकर, या फिर जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसके द्वारा उनको रिमूव किया जाता है। तो और ऐसा रिजोल्यूशन एक 14 डेज का एडवांस नोटिस उनको दिया जाएगा, उसी के बाद लाया जा सकता है। स्टेट असेंबली के केस में ये जो रिमूवल प्रोसेस है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, वो लोकसभा की तरह ही सेम होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स की बात करें डिप्टी स्पीकर की लोकसभा के, तो क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 ये कहता है कि जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेट होगा तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, और जब स्पीकर अब्सेंट होंगे हाउस की सिटिंग से उस टाइम भी ये स्पीकर के तौर पे एक्ट करेंगे। ये अगर स्पीकर जॉइंट सिटिंग में अब्सेंट है तो उस टाइम भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे। और डिप्टी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, क्या होता है कि जब भी इन्हें किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब ये पावर होती है उनके पास, स्पेशल प्रिविलेज, कि अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको अपॉइंट किया गया तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन होंगे। डिप्टी स्पीकर और 10th शेड्यूल की बात करें जो कि एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 5 है जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो इलेक्टेड स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है उनको किन किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, कि अगर वो अपनी वॉलंटरी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं तो उस टाइम पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और वो अपना ऑफिस जब तक होल्ड करते हैं उसके बाद, मतलब अपनी टर्म खत्म होने के बाद, उस पॉलिटिकल पार्टी को रीजॉइन कर सकते हैं, या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी के भी मेंबर वो बन सकते हैं, तो उस टाइम भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और ये जो एग्जेम्पशन है ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी अप्लाई होता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये डिप्टी स्पीकर के बारे में। पॉलिटी आज तो आपकी पूरी ही कवर हो जाएगी। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, सीजीआई जो है वो हाई कोर्ट से चाहते हैं कि वो वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ को इंश्योर करें और ये कहें कि हमेशा इसको यूज़ किया जाएगा। अब वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, वर्चुअल कोर्ट्स या फिर ई कोर्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ लिटिगेंट्स और लॉयर्स की
प्रेजेंस को कोर्ट में एलिमिनेट करने की बात की जा रही है और सभी केसेस को ऑनलाइन एडजुडिकेट करने की बात की जा रही है। ये इसके लिए एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और एक आईसीटी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया था 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्लेनरी पावर को अंडर आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए सभी कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल भी लाया गया था सूपेस, जो कि सीजीआई ने लॉन्च किया था जुडिशियल सिस्टम में, जिसका काम क्या था कि जजिस को लीगल रिसर्च के साथ असिस्ट करना। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राफ्ट मॉडल रूल्स भी रिलीज़ किए थे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग के लिए। ई कोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन द इंडियन जुडिशरी 2005 के बेसिस पे लाया गया, जिसको ई कमेटी के द्वारा सबमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसका काम क्या था कि इंडियन जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म करना और उसको आईसीटी इनेबल बनाना। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है वो एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मॉनिटर भी करेगा और फंड भी करेगा और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इसको अप्लाई किया जाएगा। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? अफोर्डेबल जस्टिस, अगर ई कोर्ट्स आ जाएंगे तो सभी लोगों के लिए, सभी सोसाइटी के सेक्शंस के लिए जस्टिस जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। जस्टिस की फास्टर डिलीवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ई कोर्ट्स की वजह से लिटिगेशन फास्टर हो पाएगा और जो रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स हैं वो इजीली प्रोवाइड करवाए जा सकेंगे। ई कोर्ट्स की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे सिस्टम है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कोस्ट एफिशिएंट हो जाएगा और जो लिटिगेंट्स हैं वो अपना स्टेटस केस का ऑनलाइन भी देख पाएंगे वेरियस चैनल्स के थ्रू। जुडिशरी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वेरियस कोर्ट्स और वेरियस डिपार्टमेंट एक साथ इजीली डाटा शेयर कर पाएंगे, जिससे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर्म हो पाएगा और ये कोर्ट प्रोसेसेस के लिए इम्प्रूव करने के लिए और सिटीजन सेंटरिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब कुछ इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़। जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं उनमें टेक्निकल इंटरप्शंस देखे जाते हैं हियरिंग के दौरान, पुअर कनेक्टिविटी की वजह से, इकोज़ की वजह से और बाकी डिस्ट्रप्शन की वजह से। और बाकी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि लिटिगेंट को इस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है। हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो टेक्नोलॉजी की टॉप पे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी कई बार अवेलेबल नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कई सारे विलेजेस में नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। और ई कोर्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो पैरालीगल स्टाफ है वो इतना वेल इक्विप्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए, एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर पाए और जब भी लिटिगेंट को ज़रूरत हो तो उनको एक्सेसिबल करवा पाए, कोर्ट को भी और काउंसिल को भी। तो ये सभी चैलेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? जल जीवन मिशन से रिलेटेड है कि फंक्शनल टैप वाटर जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है, जिसको सभी हाउस होल्ड्स तक प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। क्या कहा गया है कि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर है, उसमें जल जीवन मिशन का जो डेडलाइन है वो भी आ रहा है कि हमारा एम क्या था, हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करवाना बाय 2024। तो इसके लिए इस बार बजट में 27% इंक्रीज देखा गया है। टारगेटेड जो 19.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड से, उसमें अगस्त 2019 तक केवल 3.2 करोड़ पाइप्ड वाटर पहुंच पाया था। फरवरी 2023 की बात करें, ओवर 11 करोड़ हाउस होल्ड्स या फिर जो टारगेटेड परसेंटेज का 57% था वहां तक टैप वाटर पहुंच चुका है। मतलब अभी तक हमने फरवरी 2023 तक 57% टारगेट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्या हम बचे हुए 12 मंथ्स में ये 47% को टारगेट कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक केवल गोवा, गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% कवरेज अपनी कर ली है हाउस होल्ड्स को पाइप वाटर प्रोवाइड करवाने में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश 97% पे हैं और काफ़ी सारी स्टेट्स, 10 स्टेट्स ऐसी हैं यूनियन टेरिटरीज जिनकी 60% कवरेज है। और जो ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान, वहाँ 30% कवरेज केवल देखी गई है। मध्य प्रदेश में अराउंड 47% कवरेज देखी गई है। तो एक फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन किसे कहा जाएगा? कि एक हाउस होल्ड जो है उसको एटलीस्ट
पर कैपिटा पर डे 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर मिल रहा हो पूरे साल, तब उसको एक फुली फंक्शनल वाटर टैप वाटर कनेक्शन कहा जाएगा। और कई जगह ऐसा देखा गया है कि टैप कनेक्शन तो दे दिया गया है, लेकिन वहाँ जो लोकल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं लोग उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है सप्लाइड टैप वाटर की वो सही नहीं है, इनएडिक्वेट है। और ये पाया गया है कि ओनली 3/4 ऑफ देम रिपोर्टेड वाटर 7 days अ वीक। मतलब हर जगह पानी डेली नहीं आता है। एवरेज की बात करें तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो केवल एक दिन में 3 घंटे पानी एक्सेस कर पाते हैं। 90% इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे आंगनवाड़ी या स्कूल, उनके पास टैप वाटर का एक्सेस तो है, लेकिन वहाँ काफ़ी हाई मात्रा में क्लोरीन देखा जाता है, बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। और करंट नंबर की बात करें, जिन हाउस होल्ड्स ने सेल्फ रिपोर्टिंग की है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जिन्हें सर्टिफाई नहीं किया गया है, वहाँ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं बिहार जैसी, जहाँ ये जो कनेक्शंस हैं ये स्टेट फंड के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ना कि जल जीवन मिशन के अंदर। ये फंक्शनल परमानेंट टैप वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है। और हमें अपना न्यूमेरिकल टारगेट रीच नहीं करना है, बल्कि गवर्नमेंट को ये ट्राई करना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी पहुँचे लोगों तक, और जो अडॉप्शन है टैप वाटर का वो कंसिस्टेंट रहे। मतलब आप ऐसा नहीं कि एक बार टैप वाटर प्रोवाइड करवा के फिर उसके ऊपर ध्यान ना दें, उसकी फंक्शनिंग पे ध्यान ना दें। आपको वो कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी का वाटर सभी को प्रोवाइड करवाना है। और स्टेट सेंटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट्स जिन्होंने अभी तक इस स्कीम को या इस हमारे इनिशिएटिव को अडॉप्ट नहीं किया है, लोएस्ट अडॉप्शन रेट है, जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको असिस्ट किया जाए, सो दैट वो अपना फिगर या फिर अपने नंबर्स इंप्रूव कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। स्टेट सेंटर को केवल स्टेट्स को फैसिलिटेट नहीं करना है कि फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाए, बल्कि उन्हें असिस्ट करना है सो दैट वो बेटर परफॉर्म कर पाए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अब जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट क्या था कि 2024 तक हर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा 55 लीटर ऑफ वाटर प्रोवाइड करवाना। जेजेएम एक जन आंदोलन क्रिएट कर रहा था पानी के लिए, और सभी को प्रायोरिटी पानी को बनाना था इसके अंडर, और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा था। एम्स क्या है इसके, जो मिशन था इसमें एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंश्योर करने की बात की गई, वाटर कनेक्शन का इंश्योर करने की बात की, वाटर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे सो दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी किया जा सके। और कंजर्व्ड वाटर जो है उसका कंजक्टिव यूज़ इंश्योर करने की बात की गई। ड्रिंकिंग वाटर का क्या सोर्स है उसको ऑगमेंट करने की बात की गई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और उसको रीयूज़ पे फोकस करने की बात की गई। फीचर्स की बात करें तो जेजेएम जो है वो इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा था लोकल लेवल पे, और यहाँ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की गई, जो कि क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर का रीयूज़, और ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट करने की बात की गई। मिशन जो था वो एक कम्युनिटी अप्रोच के ऊपर बेसिस था, जहाँ ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के पास होती है इसको मिशन में की कंपोनेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पानी समिति प्लान इसको इम्प्लीमेंट करने वाली थी, वाटर सप्लाई सिस्टम को मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन करने वाली थी। इसमें 10 से 15 मेंबर्स हो सकते हैं, एटलीस्ट 50% विमेन मेंबर्स होंगे, और बाकी के मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशाज और आंगनवाड़ी टीचर्स होंगी। जो कमिटीज़ हैं एक वन टाइम विलेज एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगी, जो सभी अवेलेबल विलेज रिसोर्सेज को जहां मर्ज किया जाएगा। जो प्लान है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन से पहले। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर और स्टेट मिलके खर्चा उठाएंगी। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90-10 के रेशियो में, बाकी स्टेट्स के लिए 50-50 और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100%। अभी तक की प्रोग्रेस की बात करें तो 17% कंट्री के रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर की सप्लाई गई थी। और ये जो है मैंने आपको जो नए लेटेस्ट डाटा है वो मैंने आपको बता दिया है कि अभी फरवरी 2023 तक 57% टारगेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है? गोवा, गुजरात, हरियाणा एंड तेलंगाना, ये हैं जिन्होंने 100% कवरेज कर ली है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। आज का लेक्चर हमारा यही था। अब जो हमने क्वेश्चन किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास,
With reference to the Delimitation Commission, consider the following statement. First, the orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा है डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केवल रिव्यू कर सकती है डीलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स को, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास सी, बोथ 1 and 2। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं इस टाइप के लाती हूँ जो आर्टिकल हम कवर करने वाले होते हैं, सो दैट आपको पता लगे कि आर्टिकल्स को क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जामिनेशन में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट किया कीजिए, और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप मुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं वीडियो पे कमेंट करके। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, किसी को हेल्प कर सकती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।